जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के आपके पूरी बुक से 10 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियमों के बारे में। यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में आपके नियम के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से 10 क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ पर एक ना एक कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर नियम से 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है, कूलाम का नियम बताइए या कूलाम का नियम क्या होता है। जैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझाने वाला हूँ। काफी सारे स्टूडेंट का ये जो है क्वेश्चन क्लियर भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर आप इसको पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए, तो इसमें थ्योरी आपको लिखना है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। आकर्षण बल आप जानते हैं जो खिंचाव करे, मतलब जैसे, है ना, और प्रतिकर्षण मतलब जो दूर भागे एक दूसरे से। तो दो बिंदु आवेश होंगे इसमें, और कह रहा है कि इसमें जो बल होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहां पर आपके पास एक डायग्राम है, इस चित्र को समझिएगा। ये दो बिंदु आवेश हैं आपके पास, एक का आपका यहां पर Q1 आवेश है और एक पर आपका Q2 आवेश है। दोनों के बीच की दूरी यहां पर कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, इनका नाम भी आप दे सकते हैं, जैसे कि इसको आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पर A दे दीजिए इस पॉइंट का और इसको B दे दीजिए। दो बिंदु आवेश हो गए। अब यहां पर कह रहा है आपसे कि जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है इसका वर्ग हम करेंगे, और जो इन दोनों के बिंदुओं के बीच जो दोनों का आवेश है इन दोनों का गुणनफल और बीच की दूरी का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यही आपका होता है कूलाम का नियम। जैसे अगर हम माने कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो कूलाम के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला जो बल होता है ये होता है F जो है समानुपाती Q1 इंटू Q2, है ना। और अगर आप इस दूसरे पॉइंट को भी मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तो हमारा बिंदु आवेश का गुणनफल हो गया, और फिर आपसे कहा है कि यहाँ पर उनके बीच की दूरी का वर्ग भी करना है और व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो बीच की दूरी यहाँ पर r है, r का वर्ग कर दिए और व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/2 में पहुंच गया, है ना, 1/2 में। तो बस यहाँ पर दोनों को मिला के लिखे तो F समानुपाती Q1 और Q2 और व्युत्क्रमानुपाती में हो जाएगा आपका r²। जब ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर K आ जाएगा, जो कि आपका एक समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, बस इतना कर देना। F इक्वल टू यहाँ पर 1/4πε0, जो कि K का मान हो जाएगा। और इस प्रकार से आप कूलाम के नियम का सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही करना। और यहाँ पर 1/4πε0 का वैल्यू अगर आपको चाहिए वो कभी लिखना पड़े, न्यूमेरिकल में आ जाता है, क्योंकि तो याद रखिएगा 9 × 10⁹ होता है ये आपका इसका वैल्यू। ठीक है, और बाकी मात्रा की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता है। तो ये कूलाम का नियम है पूरा का पूरा, मैंने एकदम अच्छे तरीके से, इससे बाहर आपका मतलब इससे ज्यादा कहीं पर भी आपको नहीं बताया जाएगा, और इतना ही आपको करना भी है। ठीक है, तो चलिए इसको जरूर से कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर नियम आता है ओम का नियम। ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना, और इनमें से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं पहला आपका यहाँ पर कूलाम का नियम था और दूसरा आपका ओम का नियम। ओम का नियम तो यार बेसिक है, कई बार आपने इसको पढ़ा है क्लास 10th में भी, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन ये बनता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, थ्योरी यहाँ पर याद रखिएगा। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि भौतिक अवस्था कोई चालक का क्या हो सकता है, ताप हो गया, है ना, ताप आदि यदि नियत रखी जाए तो उस चालक के जो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास AB एक चालक है, ठीक है ना, ये AB क्या है, एक चालक है। इस चालक में आपकी I धारा प्रवाहित है, ठीक है ना। मान लीजिए ये धारा इस चालक में प्रवाहित हो रही है जो कि I है, और इन दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर आपका क्या है, V है, ठीक है ना। विभवांतर क्या है इसका, V है। अब कह रहा है कि अगर इसका जो चालक है इसका ताप नियत रखें हम लोग, तो जो चालक का विभवांतर है और इसमें प्रवाहित धारा है एक दूसरे के समानुपाती होंगे, मतलब भी आपका I के क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। तो भी इक्वल टू IR हो जाएगा। यहाँ पर हमने समानुपाती नियतांक हटा के R लगा दिया, क्योंकि R आपका चालक का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध होता है। और बस अगर आप इसी फॉर्मूले से यहाँ पर R का मान निकालना चाहते तो R बराबर V/I हो जाएगा। I का मान चाहते तो V/R हो जाएगा। जैसे भी चाहते उस हिसाब से फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा। R आपका चालक का प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। बस इतना आपको ओम का नियम समझना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका एक आता है क्वेश्चन एम्पियर का नियम। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा एम्पियर का नियम क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक तरीके से इसको समझते हैं। तो यहां पर आपके सामने इसको थ्योरी यहां पर देखना है। यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य है। देखिए गॉस की प्रमेय आपने पढ़ा है ना,
फर्स्ट चैप्टर में ही है, आपका यहाँ पर है विद्युत आवेश सतत क्षेत्र में। गॉस के नियम का मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा जल्दी ही, ठीक है ना। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरे डेरिवेशन जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपको करा दूंगा, तो बस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस नियम के अनुसार या कहें तो यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य यानी इक्वल है, बराबर है। इसके अनुसार या इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र V का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, देखिए क्या होता है, जो आपका यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है किसी भी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन कहें तो यहां पर आपका जो आपका ये समाकलन होता है, और बंद वक्र कह रहा है इसमें आप यहां पर गोला टाइप में बंद कर दीजिएगा, मतलब ये होता है रेखीय समाकलन, ठीक है ना, बंद वक्र के लिए। और V डॉट dl, V आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र है, dl आपका अल्पांश है जो कि अल्पांश की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। दोनों का कह रहा गुणनफल वक्र द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्रफल से, है ना, क्षेत्रफल से होकर जो प्रवाहित धारा होती है इसका म्यू नॉट गुना होता है। जैसे यहां पर आपके सामने लिखा गया है, बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन V डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, मतलब आई का म्यू नॉट गुना, तो गुना हो गया, बस ये होता है आपका एम्पियर का नियम। और यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो इसको आप जो है अच्छे तरीके से याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है लेंज का नियम। देखिए मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो आप इनको ना चाह कर भी छोड़ नहीं सकते हैं, वरना फिर देख सकते हैं मैं आपका यहाँ पर, इसीलिए यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लगातार हर प्रकार से मैं आपके प्रयास कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कभी कभार ऐसा हो जाता है, कुछ क्वेश्चन जो है हो जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, तो उसमें भले यहाँ पर ना आए, लेकिन फिर भी अगर आपका सिलेबस से अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनाता है तो फिर यहाँ पर 100% आपका फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। तो आपका काम है पढ़ना, बाकी आप अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो नंबर तो आएगा ही। तो लेंज का नियम देखते हैं, समझते हैं क्या होता है इसमें। देखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा, यानी कि कोई परिपथ है उसमें जो प्रेरित वैद्युत धारा होती है अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो होता है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब सिंपल रीजन है, आपसे मैं कहूं आप लोग अपने पिताजी का ही विरोध करने लगे, सिंपल सा, मतलब आप जिससे उत्पन्न हो उसी का विरोध करें, तो वहां पर समझ लीजिएगा एक ट्रिक है, याद कर सकते हैं कि ये लेंज का नियम लागू होगा वहां पर। जैसे आपके पास यहां पर एक ये कुंडली है, ठीक है, क्या है, कुंडली है जिसमें आपका आई धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में ऐसे करके, ठीक है ना, इस कुंडली में। तो इसमें प्रेरित धारा है और यहाँ पर एक धारा मापी लगा है जो कि गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, धारा मापी ये लगा है जो कि आपका धारा का मान बताएगा। अब इसमें एक ये दंड चुंबक है, ध्यान से समझिएगा, दंड चुंबक है। अब इसमें यहाँ पर एस ध्रुव है यानी साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो इसमें एस और एन ये दो ध्रुव हैं चुंबक के। अब यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है समझिएगा कि अगर आप लोग चुंबक का साउथ पोल कुंडली के इस टच पे लाते हैं, मतलब इस इधर की ओर लाते हैं, जो कुंडली का ये वाला सिरा होगा इसके टच में जब आएगा तो ये भी क्या करेगा, चुंबक के साउथ पोल की भांति ही व्यवहार करने लगता है। और आपको पता है कि जब चुंबक के दो सिरे, जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपके पास ये दो चुंबक है, ठीक है, ये दो चुंबक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, इसका ये सिरा आपका पहले से यहां पर कुछ नहीं था, मान लीजिए कुंडली है ऐसे, है ना, और ये चुंबक है, तो इसका ये सिरा हम लोग कुंडली के पास ऐसे जब लाएंगे तो ये जो सिरा होगा ये भी एस की भांति कार्य करेगा। और जब दोनों सिरे एस की भांति यानी साउथ पोल की भांति कार्य करने लगते हैं तो आपको पता है जब दोनों चुंबक के सिरे सेम हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब कि ये आपस में दूर भागेंगे इस प्रकार से। प्रतिकर्षण, आकर्षण में क्या होता है, टच में खींचते हैं, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। अब अगर एन ध्रुव को हम लोग इसके पास लाएंगे तो जो कुंडली है इसकी ये भी एन की भांति कार्य करेगा, तब भी ये दूर भागेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये इसी कारण का विरोध कर देता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। तो विरोध समझ गए ना, ये प्रतिकर्षित होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर है बायो सेवर्ट नियम। बायो सेवर्ट नियम क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखिए तो इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपके पास एक धारावाही चालक होता है, ठीक है, क्या है, एक धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक में आपकी क्या है, स्मॉल आई या कैपिटल आई, आप धारा को यहाँ पर इसमें प्रवाहित करा दीजिए। धारा आपकी आई प्रवाहित है, एक्स वाई आपका ये चालक का नाम दे दिए कि एक्स वाई चालक है, ठीक है ना। इसी चालक में आई धारा प्रवाहित है और इसमें एक हमने अल्पांश मान लिया, छोटा सा पार्ट ए से बी तक, जो कि एक छोटा सा पार्ट है जिसको हमने डीएल से डिनोट कर दिया। और यहां से एक पॉइंट इसी चालक से कुछ दूरी पर एक बिंदु हमने पी माना जहां पर हमें निकालना है इसका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।
और फिर जहाँ से हमने बिंदु P हमने माना है उससे चालक की दूरी अपने r मान लिया स्मॉलर, और दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है चालक और इस रेखा के बीच का वो आपका थीटा है। तो अब देखिए थ्योरी समझ लीजिएगा, यहाँ पर लिखना है कि माना XY एक चालक है जिसमें हमने वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, यह धारा I प्रवाहित की है, और इस चालक के एक अति अल्प अवयव की लंबाई यानी कि छोटा सा पार्ट, छोटा सा बिल्कुल, मान लीजिए पूरा पेन आपके पास एक चालक है, इसमें कोई छोटा सा पार्ट हम लोग मान लें कि ये क्या है, अल्पांश होगा इसका, तो ये इसकी लंबाई dl है। अब देखिए इसके अनुसार जो बायोसेवर्ट ने बताया वो क्या था, तो इस अल्पांश के कारण, जो ये अल्पांश हमने माना छोटा सा पार्ट, इसके कारण जो बिंदु P है इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यही बायोसेवर्ट नियम आपका कहता है। तो देखिए इसके नियम के अनुसार क्या होता है, यहां पर आपको फर्स्ट पॉइंट बताना है कि चालक में जो प्रवाहित धारा I है, ये चालक में धारा जो I प्रवाहित हो रही है, ये आपका क्या होती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगी, मतलब dV जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगी धारा जो चालक में I प्रवाहित हो रही है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको समझना है, चालक में अल्पांश की लंबाई dl जो है ये चालक के चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब dV जो है ये आपका dl के अनुक्रमानुपाती। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है, बिंदु P से मिलने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण जो कि थीटा है आपका साइन के, इसके अनुक्रमानुपाती, मतलब dB आपका ये समानुपाती हो जाएगा या अनुक्रमानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के। ऐसे ही चौथा पॉइंट आपके पास है, जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बिंदु P की अल्पांश की रेखा R से के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो dB यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये चारों पॉइंट का जब आप मिला के लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आपका बन जाता है इस प्रकार से, यहाँ पर डेल्टा भी है या आप dV कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप देखिए ऊपर वाले ऊपर लिखेंगे, जो भी मतलब यहाँ पर जो यहाँ तक चल रहे थे सारे सारे ऊपर हैं तो समानुपाती में है, तो ये ऊपर वाले यहाँ पर हो गए IDL साइन थीटा, और बटे में आपका r², क्योंकि ये आपका व्युत्क्रमानुपाती है तो यहाँ पर बटे में r² हो जाएगा, ठीक है। और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा μ0/4π, बस इतना आपका ये बायोसेवर्ट का नियम कहता है, ठीक है। और इसका मात्रा न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूटन एम्पियर मीटर। इतना आप लोग इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है, इतने नियम जो मैंने बता दिए। अब इसके बाद एक नियम आपका आता है यहाँ पर स्नेल का नियम, ये भी काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी चलिए कर लेते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझिएगा। इसको प्रकाश का जो है अपवर्तन नियम भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन नियम में आ जाता है ये। तो देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण की जा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और यह एक नियतांक है। तो ये आपको इसमें लिखना है, मतलब आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R जो है एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इस प्रकार से साइन I/साइन R हो जाएगा। ये एक नियतांक के रूप में कार्य करता है, जो कि हम लोग इसको n मान सकते हैं, ठीक है ना, या म्यू मान सकते हैं। ये एक नियतांक है, ठीक है ना। इस प्रकार से n = साइन I/साइन R। और अगर आप यहाँ पर इसको माध्यम को चेंज करेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, और अगर इसी को चेंज करते थे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक आप करेंगे, तो साइन R ऊपर पहुंच जाएगा, साइन I नीचे आ जाएगा। माध्यम चेंज करेंगे तो ये आपका आपस में ऊपर नीचे बदलता रहता है। ये होता है स्नेल का नियम, ठीक है। तो आप लोग समझ तो गए होंगे आई होप, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहला नियम समझ लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन का नियम के अंतर्गत ही आता है। मान लीजिए पूरा पूछ लिया अगर बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाइए, ठीक है ना, दोनों नियमों को। तो यहां पर पहला नियम कहता है प्रकाश का अपवर्तन दो नियमों का पालन करता है, जिसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है यहां पर, ठीक है ना। और दूसरा स्नेल का नियम मैंने आपको बता ही दिया। दो ही नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दोनों माध्यमों के पृथककारी तल से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब अगर आप लोग एक यहाँ पर कोई मतलब प्रकाश किरण मान लीजिए, जैसे कि आपके पास कोई एक यहाँ पर एक रेखा है, इसमें आप एक माध्यम से प्रकाश किरण को दूसरे माध्यम में अगर लाएंगे तो ये सीधी रेखा में नहीं जाएगी, ये इधर उधर कहीं ना कहीं विचलित जरूर होगी ऐसे, ठीक है ना। ऐसे किसी भी रेखा में जा सकती है, यही यहाँ पर बताया गया, ठीक है ना। तो आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के नियम। ये भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर आप ये नियम नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे, क्योंकि यहाँ से भैया आपका व्हीटस्टोन सेतु बनता है, और इसके अलावा व्हीटस्टोन सेतु से आपका न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसलिए एक नए क्वेश्चन फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा, इसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। पहला नियम, तो प्रथम नियम को बोलते हैं धारा का नियम। इसमें क्या होता है देखिए,
तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे यहां पर आपका एक परिपथ दिया गया पूरा अच्छे तरीके से, और इसमें एक पॉइंट, ये संधि कहेंगे इसको, बीच का पॉइंट संधि है। अब इसमें यहां पर I1, I2, I3, I4, I5 ये धाराएं हैं। इसमें ये पॉइंट एक लागू होता है कि अगर जो संधि की ओर आ रही है धारा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो संधि से दूर जा रही है उसको नेगेटिव लेंगे। तो जैसे I1, I2 इनका एरो संधि की ओर है तो ये जा रही हैं तो इनको पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ तक पॉजिटिव है। I4 बाहर की ओर जा रहा है, I5 बाहर की ओर जा रहा है, इसलिए ये नेगेटिव है। और इसी को बस यहाँ पर आप प्लस वाला इधर कर दीजिए और इनको इधर ले जाएंगे जीरो की तरफ, तो ये इधर बन जाएगा। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। चलिए सेकंड दूसरा नियम समझिए। सेकंड लॉ कहता है, इसको वोल्टता लॉ भी कहते हैं, वोल्टता का नियम, ठीक है ना, याद रखिएगा। मतलब अगर पूछ ले कि आपसे कि वोल्टता नियम क्या है तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा कि भैया वोल्टता नियम तो पढ़े ही नहीं है। तो वोल्टता नियम आपका द्वितीय नियम ही होता है किरचॉफ का, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर एक चित्र है, इस चित्र को समझिए। इसमें दो बंद पास है, ये दो बॉक्स है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे, दो बॉक्स हैं जिसमें आपको इधर से स्टार्ट करके पहला बॉक्स इस प्रकार से लेना है, दूसरा आपका इस प्रकार से। यहाँ पर इसमें R1 प्रतिरोध के साथ I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 प्रतिरोध के साथ आपका I2 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 प्रतिरोध और I2 धारा, ठीक है ना। यहां पर विद्युत वाहक बल आपका सेल जुड़ा E1 और ये E2, और तीसरे वाले जो आपका चालक है इसमें ये जो धारा प्रवाहित हो रही है इसमें I1 प्लस I2 है और यहां पर प्रतिरोध R3 है। तो आपसे कह रहा है कि इसमें पहले बंद पास में देखिए ऐसे लेना है कि जो आपका धारा और संगत प्रतिरोध है दोनों का गुणनफल और उसका जो विद्युत वाहक बल है इनका बीजगणितीय योग आपको इक्वल में लिखना है। तो जैसे इसका I1 R1 हो जाएगा, फिर आप इधर से चलेंगे इधर की ओर, यहाँ पर ये जो आपको ये दिशा दिखा रहा है ऐसे, ये सुई ऐसे आपको चलना है। तो यहाँ से आके आप इधर से चलेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पर ये देखिए I2 धारा विपरीत पड़ गई तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया। तो इसका R2 I2 ये हो गया और इनका प्रतिरोध ये जो विद्युत वाहक बल है ये E1 और ये माइनस E2, क्योंकि ये भी आपका अपोजिट ही पड़ेगा तो यहाँ पर फिर से माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से पहले पास के लिए। दूसरे पास में बात कर लेते हैं ये वाला, तो इसमें I2 और ये क्या हो जाएगा R2, धारा और प्रतिरोध का संगत गुणनफल ये हो गया। अब इधर से ये एरो ऐसे दर्शा रहा है तो यहाँ से चलेंगे ऐसे करके और यहाँ से देखिए ये भी आपकी धारा की दिशा इधर की तरफ है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर धारा और संगत प्रतिरोध तो यहाँ पर I1 प्लस I2 और संगत प्रतिरोध आपका R3 और इसका विद्युत वाहक बल आपका E हो जाएगा। तो बस यही आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है, सिंपल है। तो ये दोनों नियमों को आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे से समझ के जाना है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है जो कि है फैराडे के नियम। देखिए फैराडे के नियम भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इतना अगर आप पढ़ लेते तो नियम से तो आप बिल्कुल एकदम मतलब निश्चिंत हो जाइए, कोई भी इससे बाहर क्वेश्चन नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया पहले, मैं शुरू में आपको बता दिया हूँ। अब देखिए प्रथम नियम क्या कहता है, तो जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है, क्या हो, परिपथ अगर बंद है तो उससे प्रेरित धारा बहने लगती है और वह तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता ही रहता है, ठीक है ना। मतलब आप जिस प्रकार से लेंज का नियम पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर होता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं यहाँ पर फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। तो आप इसको समझ गए, फैराडे का ये प्रथम नियम है। फिर से एक बार समझ सकते हैं कि जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले, यानी कोई परिपथ है उससे गुजरने वाला अगर चुंबकीय फ्लक्स जो फाई होता है ना, डी फाई, उसमें अगर आप परिवर्तन करेंगे तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और वो लगातार तब तक होते रहता है, प्रेरित धारा बहती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है तो समझिएगा थोड़ा सा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, और यदि आपका डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका यहाँ पर हो जाता है इस प्रकार से।
E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी या डेल फाई अपॉन डी टी कर सकते हैं। डेल फाई क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, और डेल टी क्या है आपका, ये समय अंतराल में मतलब कह सकते हैं समय के परिवर्तन की ये दर है, ठीक है ना। तो दोनों को आप समझ गए, ये फ्लक्स का परिवर्तन है और ये समय परिवर्तन है। और यहाँ पर यदि आपका डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ पर टेस्ट टू कह सकते हैं जीरो हो, मतलब ये अगर टाइमिंग आपकी जीरो होती है जब, तो यहाँ पर ए इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी कर सकते हैं। मतलब माइनस चिन्ह आपका यहाँ पर क्या है, ऋण चिन्ह, यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स का परिवर्तन करेगा, विरोध करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन आपको बोलेंगे क्या है, तो एन भैया आपका कुंडली में फेरों की संख्या है, ठीक है ना। तो इतना नियम जो मैंने बताया है, पूरा 10 से 12 नियम बता दिया हूँ इस वीडियो में, अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी आपको अलग जो वीडियो है, मतलब टॉपिक वाइज वीडियो, अलग अलग डेरिवेशन का वीडियो मैं आपको लगातार देता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप कम समय में पूरा अच्छे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे टॉपिक आपके हो जाए, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना, बस सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार प्रयास करूंगा कि आपका कम समय जो भी समय है इसमें मैं आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।